नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम 4 बजे बजट सदन के पटल पर रखा, जिसमें करीब 3,530 करोड़ रुपए राजस्व और 7,790 करोड़ रुपए पूंजीगत का प्रस्ताव किया गया। इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे गए। तो आपको बता दें कि आज के अनुपूरक बजट की जो अहम बातें रहीं वो थी स्थानीय निकायों के विकास के लिए 157 करोड़ का प्रावधान, क्षेत्र पंचायतों के लिए 157 करोड़ का प्रावधान, केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत 3,000 करोड़ का प्रावधान, नाबार्ड के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य पोषित योजनाओं की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 3,200 करोड़ का प्रावधान हुआ है। भारत सरकार के अवस्थापना कार्यों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहां पर रखा गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 765 करोड़ का प्रावधान हुआ है। आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत 321 करोड़ का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 156 करोड़ का प्रावधान है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए, हरिद्वार को पर्यटन नगरी विकसित करने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान हुआ है। वहीं ऋषिकेश को योग नगरी विकसित करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है। इसी के साथ ही साथ खाद्यान्न सब्सिडी के लिए 284 करोड़ का प्रावधान, आयुष्मान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसके अलावा गौ सदन स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। प्रस्तुत किया गया। ये राजस्व में 3530 करोड़, पूंजीगत में 7791 करोड़, कुल मिला के 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। अब तक जो बजट अनुमान था उसे 34% राजस्व हम प्राप्त कर चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि हमारी है। और इस बजट में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में हमने 795 करोड़ का प्रावधान किया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़ का प्रावधान किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 190 करोड़ का प्रावधान किया, स्वराज अभियान में 120 करोड़ का प्रावधान है, मेडिकल कॉलेजेस 54 करोड़, ऋषिकेश योग नगरी को विकसित करने के लिए जो आप जानते हैं जिसमें अभी हमारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो रही है, उसमें 30 करोड़ का प्रावधान। तो आज विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बजट पेश किया और 11,321 करोड़ का ये बजट था जिसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार कुछ ऐसे मुद्दे थे जो गरमाए रहे। बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर अहम रूप से छाया रहा, जहाँ पर विपक्षी नेता आपको धरने पर भी बैठे हुए नजर आए। और खुद उमेश कुमार की बात की जाए तो वो आज विधानसभा में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे और जो गन्ने की सड़ी हुई फसल है उस पर ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने काम किया है। तो लगातार यहाँ पर उम्मीद जरूर की जा रही थी कि जो इस बरसात में नुकसान किसानों का हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई इस बजट में नजर आएगी, लेकिन इसकी कोई भी डिटेल्स इस बजट में नजर नहीं आई हैं। अन्य योजनाओं के लिए अगर बात की जाए, चाहे वो राज्य पोषित योजनाएं हों, केंद्र पोषित योजनाएं हों, उसके अलावा नाबार्ड की योजनाएं हों, इन सभी में प्रावधान किए गए हैं। जोशीमठ आपदा से 2 लोग प्रभावित हुए थे, उसमें भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाढ़ से प्रभावित लोग हुए हैं अभी भी उन्हें राहत की आस है। और विस्तार से इस अनुपूरक बजट पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता जी हैं और डॉक्टर पंकज पेनुली ओकेडी प्रवक्ता हैं, मनोज इस्टवाल वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और सबसे पहले आपके पास आऊंगी रविंद्र जी,
जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरीके से जो उम्मीद की जा रही थी, जो सेगमेंट्स टच करने की बात की जा रही थी, वो हुआ है? नहीं नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया, तमाम ऐसे पहलुओं को रखा गया जिससे इस प्रदेश की राजस्व में बढ़ोतरी हो, इनकम बढ़े, इस प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे मकान, गरीबों के मकान को लेकर हो, तमाम ऐसे चीजों को छुआ गया, स्थानीय निकाय को छुआ गया, ग्राम विकास के ग्राम सभाओं को और विस्तार देने के लिए बजट रखा गया। तो तमाम ऐसे पहलुओं पे, बाकी तो सुबह जब अखबार के माध्यम से पता लगेगा और डिटेल आएगी तो इसमें और विषय पे अधिक चर्चा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मंशा भारतीय जनता पार्टी की क्लियर है कि इस प्रदेश को 2025-24 तक अग्रिम राज्य की तक ले जाना, अग्रिम राज्य बनाना, देश की जीडीपी में उत्तराखंड का भरपूर उपयोग हो, यह भी एक बड़ा हिस्सेदार बने, ऐसी राज्य को इस दिशा की ओर लेकर जाना, इसकी ओर जिस प्रकार का चाहे 23-24 का बजट हो, उसमें उद्योगों के लिए एक बड़ा प्रावधान रखा था, उद्योग विभाग के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास के लिए। तो तमाम ऐसे सरकार जन कल्याण के में लोगों को, गरीबों को, महिलाओं को, वंचितों को, उनको कैसे हम और उनके ऊपर ला सकें और इस प्रदेश के अंदर कैसे विकास के रथ को और तेज दौड़ा सकें, इस ओर बैलेंस करके ध्यान दिया गया है। ऋषिकेश को चाहे पर्यटन सिटी के लिए और बढ़ावा देना और चिकित्सा की ओर जिस प्रकार से वेलनेस सेंटरों की अत्यधिक तरीके से खोला जा सके, वेलनेस पर्यटन को कहीं ना कहीं टच किया है कि इसको भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है कि वेलनेस पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश के युवाओं को एक नए और एक अच्छे रोजगार की ओर लेकर आया जाएगा और सरकार इस ओर बढ़िया तरीके से कदम रख रही है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस बजट को रखा गया है, ये आने वाले समय पे हमें इस प्रदेश के लिए और अच्छा हमारे लिए साबित होगा। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, आप क्या कहेंगे, विपक्ष के तौर पर आप जो उम्मीद कर रहे थे इस बजट से, क्या वो पूरा हुआ है? दिव्यदर्शनी, इस पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे ये भाजपा जो करती है, ये बजट उसी प्रकार से आया है। हमेशा आप देखेंगे भाजपा ने दोबारा से एक इस बजट के रूप में सगुफा जो जनता के बीच छोड़ा है। आप इस पूरे बजट को जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मात्र ये लोक लुभावन योजनाएं दिखाकर धरातल पे इसकी कोई भी सच्चाई नहीं। अगर आप बात करें सरकार, राज्य सरकार की मंशा की या भाजपा की मंशा की, तो वो मंशा उसी दिन दर्शाई आप पूरी प्रदेश ने देख ली थी जब भाजपा ने मात्र 4 से 5 दिन का बजट घोषित कर अपना इतिश्री करने का काम किया। इस लगभग 1 वर्ष में दिव्यदर्शनी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 10 से 12 दिन भी हमारी विधानसभा नहीं चली है जी। जिस प्रदेश को पहाड़ी प्रदेश कहा जाता है, 70 विधायक, अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के 10 सवाल लेके भी वहां जाता है तो बामुश्किल समय रहता है, क्योंकि 600 सवाल से ऊपर इस बार सवाल थे। किस प्रकार सरकार सुनती होगी, क्या उन पर अमल किया जाएगा और क्या सरकार की मंशा होगी। सरकार मात्र जो एक संविधान में तय है कि आपको विधानसभा सत्र करना है, उसकी एक खाना पूर्ति कर रही है। आप इस पूरे सत्र में अगर आप देखेंगे और ये बात करते हैं रोजगार की, ये बात करते हैं पर्यटन की। आप देखिए ना, जब हमारे विधायक एक स्वर में मांग कर रहे थे कि इतनी बड़ी आपदा इस बरसात के समय में इस राज्य में आई है, आप पूरे राज्य को आपदा घोषित करिए। हरिद्वार में लोगों के घरों में पानी घुस गया, गन्ने की फसलें खराब हो गई, लोगों की जमीनें बह गई, और ये किसान को क्या दे रहे हैं? 1100 से 1200 रुपए किसान को देने का काम कर रहे हैं। हमारे पहाड़ में लोग दब के मर गए हैं, दब के मर गए हैं,
लोगों के मकानों में मलबा भर गया है, सारी सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। भाजपा के साथी क्या पहाड़ को देने का काम कर रहे हैं? दिव्यदर्शिनी, ये जो राजनीति है, इनकी राजनीति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तक सिमट के रह गई है। इनकी मानसिकता से देखा गया है। और करिए ना, क्या करते हैं आप आपदा में? 2.5 लाख, 2.5 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार के चेक बांट रहे हैं। जिसके घर में दिव्यदर्शिनी पानी भर जाता है, जिसका घर का सामान खराब हो जाता है, जिस किसान की फसल खराब हो जाती है, अगर 2.5 हजार का चेक हम उसको देंगे तो इस राज्य के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम बड़ी बड़ी कृषियों की बात करते हैं, हम किसान को समृद्ध करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे, लेकिन किसान की कमर तोड़ने का काम तो भाजपा की सरकार कर रही है। और जब इतनी बड़ी आपदा है तो मांग करिए, आप केंद्र से मांग करिए ना, कितनी बड़ी आपदा हमारे राज्य में आई है। ये पिछला माह जो गया है, राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है दिव्यदर्शिनी, लोगों के इतनी राज्य की स्थिति अस्थिर हुई है, लेकिन पूरी भाजपा जो है, एक भी सुदृढ़ कदम आपदा की तरफ भाजपा के साथियों द्वारा नहीं उठाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है आपको, ये जो बजट है, जिस हिसाब से कहा गया था कि ये आपदा का समय है, उस हिसाब से बजट लाया जाएगा, उस हिसाब से बजट आया है? देखिए दिव्या जी, इसमें 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पे 2-3 पहलुओं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि ये अनुपूरक बजट मिड ऑफ द ईयर में क्यों आया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि फरवरी में भी हमारा बजट आया जो करीब 64 हजार के आसपास का था। 11 हजार के इन्होंने भी अनुपूरक बजट लिया है। अनुपूरक बजट क्यों आता है? अनुपूरक बजट तब आता है जब आपके खजाने में आपके जो पैसा है, वो आपकी जेब में पैसा कम है, इसलिए आपको और पैसा चाहिए। भैया, इस सरकार को कितना पैसा और चाहिए? पिछला जो बजट था, वो अगर पिछले बजट से हम कंपेयर करें तो उससे 10% ज़्यादा था। और अगर इस बजट को हम मिला लें तो ये अब 25% का हाइक है। 6 महीने के अंदर 25% का हाइक। हिमाचल में अगर ये हो तो हम समझ सकते हैं जी। या किसी ऐसे प्रदेश में जहां पे बिल्कुल दैवीय आपदा आई हो, या फिर उत्तराखंड 2013 वाला हो, तब तो हम मान सकते हैं कि चलो 25% बजट की आपको आवश्यकता पड़ी। और वो भी तब जब डबल इंजन है। आप केंद्र सरकार से एडिशनल पैसा मांग सकते हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन है। दूसरा, एक तो 25% का बजट ये बढ़ा हमारा यहाँ से। दूसरा क्या है कि इस प्रदेश का जो डेट है, डेट टू SGDP रेशियो, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। लगातार वो बढ़ रहा है, डेट का और जीडीपी का रेशियो। तो डेट DGP रेशियो जो है, उसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो सरकार ने बजट लाया है, ये केवल और केवल अपने चहीतों को और 24 में कैसे हम जो है ऐसा माहौल बना पाएं, या 24 में हम कैसे अपने लोगों को समृद्ध कर पाएं कि 24 में वो हमारे रिसोर्सेज का काम करे। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरा, इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जैसे चमोली जी ने बोला कि जो सदन है, सदन केवल खाना पूर्ति के लिए चलाया जाता है। और एक दूसरा कल्चर इस प्रदेश में देखने को मिला है कि कैबिनेट में फैसला हो गया, कैबिनेट ने फलाना फैसला दे दिया। दूसरा, अध्यादेश लाने की इस प्रदेश में बहुत अच्छी एक रिवायत चल गई है। अब इसी प्रदेश में अभी देखना, अभी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी थी कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनका 10% का जो 36 आरक्षण है, वो इस बजट सेशन में आएगा। इस सेशन में तो कहीं दिखा नहीं हुआ अभी तक। दूसरा, एक बहुत भाजपा ने कम से कम करोड़ों रुपए खर्च करे एक अध्यादेश का प्रचार करने के लिए, वह है नकल विरोधी कानून। नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे। ये अध्यादेश की लाइफ 6 महीने होती है, और ये जब फरवरी में आया था तो आज की डेट पे वो निष्क्रिय हो चुका है। और हाकम भी बाहर आ गया है, और UKSSC ने भी बोल दिया हम नई भर्तियां निकालेंगे। तो एक कुटीर उद्योग जो था वो फिर से शायद हो। ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा नहीं है कि वो है, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो सारी चीजें तुम्हारी एक साथ हो रही हैं। अब नकल विरोधी कानून भी नहीं इस प्रदेश इसमें आया है, अभी अध्यादेश खत्म हो गया है। दूसरा, राज्य आंदोलनकारियों का 30% 36 का आरक्षण। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर अभी भी सरकार को वो लाने की जरूरत थी। और ये अगर सेशन बुलाया था तो इसमें जनता के लिए क्या है? जनता के लिए तो कुछ नहीं है, खाली जो ये बजट को कैसे हम पार लगाएं और किस तरीके से हम ये चीजों को
अपने 2024 में भुना सकें, उसके लिए ये बजट आया है। और मिड सेशन में अगर आपका बजट आता है तो ये आपकी सरकार का फेलियर है। क्यों आता है? अगर एक तो कारण है कि आपकी कोई दैवीय आपदा या ऐसा कोई चीज हो गई हो आपके स्टेट में, जहां पे दूसरा एक सेकंड लास्ट में, एक तो ये है कि अगर कुछ ऐसी आपदा आई हो, या दूसरा आपकी सरकार की दूरदृष्टि ही ना हो। आपने वो एस्टीमेट, आपने अपने घर का बजट बनाने के लिए एक एस्टीमेट लगाया और आपके एस्टीमेट फेल है, आपकी दूरदृष्टि है ही नहीं कि कितने में हमारा काम चलेगा, कितने में हमारा क्या नहीं चलेगा। जब आपने 10% हाइक करा तो वहां पे 15%, 20% भी हो सकता था, 25% हाइक भी हो सकता था। लेकिन ये 25% का हाइक एक बजट के अंदर, वो भी ऐसे स्टेट में जो डेट के अंदर हो, डेट जीडीपी रेशियो जिस स्टेट का जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे में ये अनुपूरक बजट जो है वो केवल 24 के लिए सगुफा लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी इष्टवाल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है आज का बजट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पंकज पैनुली की बात पे जाता हूँ। डॉक्टर पंकज पैनुली शायद बजट सत्र में नहीं रहे होंगे, इसलिए उनको पता नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पे अध्यादेश आ गया है फिर से। और दूसरा कानून की बात अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश टेम्पररी है। आप अध्यादेश पैच का काम है, अध्यादेश नहीं होता है, अध्यादेश से सरकारें नहीं चलती हैं। मैं आपको बड़े गंभीरता से सुन रहा था, शायद क्या कहते हैं, फिर जब आपका टर्न आएगा बोल दीजिएगा। दूसरा आपने और रखा था कि नकल विरोधी, वो भी अध्यादेश फिर से रिन्यूअल होके फिर अध्यादेश पटल पे आ गया है विधानसभा की। आज की जो ब्रीफिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरे सत्र के दौरान था, इसी HNN के चैनल के माध्यम से मैंने पिछली डिबेट में बोला था कि इस बार का अनुपूरक बजट चौंकाने वाला होगा, और यकीनन चौंकाने वाला है। क्योंकि पिछले वर्ष जो शीतकालीन में अनुपूरक बजट लाया गया था वो 1353 करोड़ का था। ये लगभग 9 से 10 गुना बढ़ गया, और बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कूटनीति, राजनीति और आगे जो चुनाव में जाएंगे लोकसभा के, उसके लिए भाजपा ने पूरी रणनीति के साथ इसे लाए हैं अनुपूरक बजट को, ये तो मानना पड़ेगा। अब राजस्व हानि आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, दैविक आपदाएं नहीं आई है। दैविक आपदाएं हरिद्वार को पूछेगा कि आज उमेश कुमार विधायक जो हैं, जिस तरीके से गुस्से में थे, बस रोना ही रह गया था। जिस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप सिंचाई विभाग पे लगाए कि 200 करोड़ के जो तटबंध बने थे वो बनाए नहीं गए थे, वो कागजों में थे। वो 20 करोड़ के, सॉरी, वो 20 करोड़ 22 करोड़ कहाँ गए भगवान जाने। फिर बतौर सिंचाई मंत्री जब बात सतपाल महाराज जी ने रखी और अपने उसमें बताया कि इतने करोड़ यहाँ, उन्होंने कहा आप मेरे साथ मेरी विधानसभा में चल दीजिएगा, अगर एक तटबंध का निर्माण हुआ हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहुत गंभीर बात है। प्रभारी मंत्री भी हैं वो वहाँ के, जो नजर नहीं बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं जी। क्या वास्तव में जनता का विकास जो होता है वो कागजों में होता है? इस तरीके से ये बातें जो जिस तरीके से बजट में आ रही है, ये बड़ी टेढ़ी बात है। हम लगा लीजिएगा आपकी 3530 करोड़ रुपए आपके राजस्व विभाग का बजट है। इसमें फिर से वही तटबंध बनने हैं, जिनके खेत गए, गन्ने का मूल्य आप अभी मैं इनकी अपने कांग्रेस प्रवक्ता चमोली जी की बात, संदीप चमोली जी की बात सुन रहा था। सच्चाई है, पहाड़ का एक आदमी एक मकान बनाने में खप जाती है पूरी जिंदगी, और जब आपदा में बहता है, टूटता है घर पूरा, और तब मिलते हैं 700 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए, 1800 रुपए। ये आंकलन पटवारी का होता है। क्या रेवेन्यू विभाग के पास यही आंकलन करने के लिए होता है? ये वास्तव में बड़े प्रश्न हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इन पर चर्चा होनी चाहिए, खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे माध्यमों से चर्चा होनी चाहिए कि सरकार भी अपने आंख कान नाक खोल के रखे कि भैया हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, 3 वो उसके लिए जिलों के लिए देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार पे कब तक खपते रहोगे भाई? पूरा बजट यहाँ के लिए, पूरी
अर्थव्यवस्था में देखिएगा पहाड़ के सारे मार्केट तोड़ दिए गए हैं, हाईकोर्ट का आदेश है। तो भाई साहब यहाँ के लिए क्यों नहीं है इन तीनों जिलों के लिए हाईकोर्ट का आदेश? कितनी यूनिवर्सिटीज अवैध जगह बसी हुई है। और तो और विधानसभा देखिए आप, अपनी विधानसभा भी आपकी खरीद की जमीन पे नहीं है, तो यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं? ठीक है रविंद्र जी, यहाँ पर सवाल सबसे पहला ये उठता है कि जब आप अनुपूरक बजट लाने वाले थे, इसका हवाला दिया गया था कि आपदा का वक्त है, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर जब हम राहत देने की बात करते हैं उसके लिए पैकेज चाहिए होता है। सर यहाँ पर जो डिटेल्स खुद आई हैं वित्त मंत्री की तरफ से, इस 2023-24 में जो वित्तीय वर्ष में जो बरसात हुई है उसमें 45,000 से ज़्यादा परिवार जो प्रभावित हुए हैं और उन्हें अभी तक राहत कितनी दी गई है? 30 करोड़, माफ कीजिएगा, 30 करोड़ दी गई है। और सिर्फ 150 परिवार जो जोशीमठ में प्रभावित हुए थे उन्हें कितनी मिली? 33 करोड़ रुपए, यानी कि और अब आपने डबल कर दिया, आपने 100 करोड़ रुपए और दे दिए हैं उनके लिए। तो आप ये समझिए 150 परिवारों को तो आप 33 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 45,000 परिवार जो प्रभावित हुए हैं उससे ज्यादा ही है, उन्हें मिलाकर 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो आप कहीं डिफरेंस नहीं मानते हैं रविंद्र जी? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं निश्चित रूप से जो आपने आंकड़ा बताया कि जो आपदा में लोगों की संख्या प्रभावितों की है उनका बजट में प्रावधान थोड़ा है और जोशीमठ में जो हुआ है उसका प्रावधान ज्यादा है। तो ये सारा सिस्टम जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा या जो विभागीय होता है उनके बजट द्वारा में तो प्रावधान ही नहीं किया गया सर, राहत के तो आप- कोई प्रावधान नहीं है, जोशीमठ के लिए प्रावधान किया गया है। तो क्या हम माने कि ये इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत विरोध हुआ, इसलिए कि वहां पर ज्यादा प्रेशर हुआ, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा बजट है, और वो लोग जो प्रभावित हुए हैं 45,000 परिवार, उनका क्या? नहीं, देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपदा में प्रभावित हर साल आप लगाइए कि खाली पहाड़ से क्या आप लक्सर में देखें या देहरादून जैसे ऐसी बस्तियों में, ऐसी जगहों पे जो नालों के किनारे, उनके भी कईयों के मकान यहाँ टूटे। लेकिन जो सिस्टम जिस प्रकार से बना हुआ है और उसमें गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें आगे आपदा में नुकसान को और ज्यादा कैसे प्रभावितों का नुकसान की पूर्ति कर सके, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए, जनता के हित में फैसला लेना सरकार हमेशा से खड़ी रही है, भारतीय जनता पार्टी। और अगर ऐसे लोगों को प्रभावित जिनका बिल्कुल ही मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको वो राशि या वो उनकी मदद की जाएगी जिससे कि उनका जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी हो सके। अच्छा रविंद्र जी, इसमें एक और बात सामने आ रही थी। आप लोगों ने कहा अभी बारिश और होगी आगे, इसलिए रुक जाइए, अभी आकलन चल रहा है, अभी तो बारिश हो नहीं रही है, आप लोगों को आकलन में अभी भी टाइम लग रहा है। अधिकारी इतने पीछे क्यों हैं कि वो अपने क्षेत्र की ही जो कितना नुकसान हुआ है वो नहीं बता पा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना सही नहीं समझूंगा। अगर वास्तविकता में अगर आप आकलन करना है तो आप जाके देखिए, अगर एक मकान को, क्षतिग्रस्त मकान को, उसकी कितनी क्षति हुई है, कितना मकान उसका डैमेज है, रहने लायक रहा है या नहीं है, आंशिक है या पूर्ण रूप से है या भविष्य में वो गिर सकता है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके कर देगा। उसके साथ एक पटवारी जाता है, उसके साथ कोई टेक्निकल टीम होगी या कोई भी ऐसी जो बताएगा कि हाँ भाई ये नुकसान इसका जो है ये रिपेयर हो सकता है, रिपेयरेबल है, या ये भविष्य में खतरा है। तो ऐसी चीजों का आकलन करने में दिव्या जी समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि गए और एक सिरे से उन्होंने कहा जिसका एक ईंट गिरी उसको भी इतने दे दो और जिसका बेचारे की लेंटर गिर गया उसको भी सर, विधानसभा अध्यक्षा की विधानसभा क्षेत्र में आपको तस्वीरें बताएंगे, वहां अधिकारी जाते हैं, जब लोग समस्या बताते हो कहते हैं हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम पुल देखने आए हैं। तो वो कौन से अधिकारी हैं जो आकलन कर रहे हैं? जब वो सुनने को लिए तैयार नहीं है तो वो आकलन कहां से करेंगे? सर, ये तो बात आपदा की रही। आपदा इसलिए क्योंकि यह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस वक्त।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आपदा हर साल उत्तराखंड के में आज की नहीं है कि आज आपदा आ जाएगी। आपदा बहुत समय से लगातार पहाड़ों पे आती रही है, ठीक है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से प्रभावित लोगों तक मदद, फौरी तौर पे जो मदद है, इसमें इस बार कहीं ना कहीं धामी जी के नेतृत्व में लोगों तक सहायता पहुंची है। वो खुद स्वयं मैंने अपनी आंखों से भी देखी है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा। मैं संयोग से उस समय यही देहरादून में थानों से ऊपर सनगांव है, उस जगह पे था जिस दिन बहुत तेज बारिश थी, और मैं अचानक से गया था किसी काम से और मैं वहां फंस गया। तो मैंने देखा है एनडीआरएफ की टीम बुलडोजर लेके तुरंत उनका जो फौरी तौर पे जो मदद कर सकते थे, रास्ते सही कर सकते थे, सर किसी को फाइनेंशियल बात कर नुकसान रहे होने हैं, से बचा फाइनेंशियल सकते मदद थे। की बात तो कर वो रहे हैं, मैंने ये तो देखी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने किया ही था। संदीप चमोली जी, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने भी खूब आवाज उठाई थी, इतना पैसा मिल रहा है, इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? दिव्यदर्शनी, जो ये बजट है ये भाजपा का असली मुखौटा है, और रविंदर भाई के जो शब्द लड़खड़ा रहे हैं ये इनकी बेबसी है। ये कह रहे हैं कि एक आकलन का समय होता है, कोई अधिकारी जाएगा, पटवारी जाएगा, वो तय करेगा, तब हम उसको ईंट टूटी है, उसका मकान टूटा है, 2500 रुपए देके रविंदर भाई ना आप उसको ईंट दिला पाएंगे ना सीमेंट का कट्टा दिला पाएंगे। ये स्थिति है, आपको पता ये स्थिति है मैदान से लेकर पहाड़ की। अगर 2500 रुपए का चेक देकर आप उसको आपदा को मरहम लगाते हैं तो आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं रविंदर भाई। रविंदर भाई, मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था, और रविंदर भाई मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था। बस मेरा 10 सेकंड का जवाब है। अरे महाराज, मुझे आप अपनी सरकार का एक उदाहरण बता देना साथ में। आप अपने समय में बोलिए, मैं सारे उदाहरण सुनूंगा, लेकिन जो 2500 का चेक आप देने का काम कर रहे हैं ना, वो 2500 का चेक उन आपदा ग्रस्तों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा भद्दा मजाक है आपकी तरफ से। अरे आप कितना गुमराह करेंगे लोगों को। आप आइए राज्य आंदोलनकारी की बातों पे। 2000 में हमारा राज्य बनता है दिव्यदर्शनी, इनकी सरकार बनती है, 2 वर्ष तक ना कोई चिन्हित हुआ, ना किसी आंदोलनकारी को कोई लाभ बैठा। जब 2002 में 2000 हमारे पंडित नारायण तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, चिन्हीकरण शुरू हुआ, जितने भी राज्य आंदोलनकारी थे उनको रोजगार मिलने का काम हुआ। उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहा। इनके समय में फिर जो चिन्हित आंदोलनकारी परिषद थी वो समाप्त हो गई, कोई भी गिने चुने लोगों का चिन्हीकरण हुआ। 2013 में माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, चिन्हीकरण रुक गया, हमने अध्यादेश बनाया, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको रोक दिया। 17 में हम सरकार गवा बैठे, लगातार ये सत्ता में है, लगातार सत्ता में है, लगातार सत्ता में है। आप जोड़ लीजिए, लगातार सत्ता में है। त्रिवेंद्र रावत जी रहे, तीरथ सिंह रावत जी रहे, पुष्कर सिंह धामी रहे, दोबारा इन्होंने कानून बनाया। मैं तो उस दिन भी कह रहा था, यहाँ राज्य आंदोलनकारी आपके मंच पे बैठे हुए थे, HNN के मंच पे बैठे हुए थे, कुकरेती भाई लोग जो ध्वजवाहक हैं वो बैठे हुए थे, उनको उनके द्वारा कहा गया अगर आप कोई अध्यादेश हमारे लिए बना रहे हैं हमसे रूबरू होइए, हमें बताइए आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं। आप फिर अध्यादेश ले जाएंगे, फिर राज्यपाल उसको रोकने का काम करेगा। रविंदर भाई, ये मुखौटा आपका समझ गए हैं। और अब आप बात कर रहे हैं सनगांव की सड़कें, अभी तक अगर आप जाएंगे ना PPCL वाली रोड पर, अभी तक ग्रामीण जो लोग हैं ना वो डर डर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मलबे में दबे हुए लोगों की लाश तक ढूंढने का काम नहीं कर पाया प्रशासन। और वो है कितना, 10 किलोमीटर की दूरी पे देहरादून से। हम मुख्यालय राजधानी में हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, हम बात कर रहे हैं ऊखीमठ की, हम बात कर रहे हैं नारसन की, हम बात कर रहे हैं खटीमा की। दिव्यदर्शनी, हम इतनी दूर दूर की बातें कर रहे हैं। अरे जब आप यहाँ आपदा राहतों को राहत नहीं दे पाए, कहाँ की बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और रविंदर भाई, व्यवहारिक बात आप भी मानिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 2500 का चेक अगर आपको मिले और आपका घर मलबे में दबा हुआ रहे, तो आप समझ सकते हैं कि संदीप भाई, मुझे आपदा हरीश रावत जी के समय में भी आई। मुझे एक उदाहरण दीजिए कि आपने कितने का चेक बांटा। देखिए, सुनिए, गाँव बह गए, एक मिनट गाँव बह गए हरिद्वार में। अरे भाई, राजनीति सतपाल बात पूछने का काम किया, 2500 रुपए का चेक दिया, 2500 रुपए का। रविंद्र जी, आप पास में बात मत कीजिए, हाईकोर्ट फटकार लगा रहे तब जोशीमठ पे आप जाके। ठीक है संदीप जी, एक मिनट रविंद्र जी, आप पास की बात ना कीजिए, क्योंकि कांग्रेस उसका खामियाजा भुगत चुकी है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए उनसे सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। हम करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, करंट सिनेरियो में क्या चीजें जरूरत है उनकी बात कर रहे हैं।
डॉक्टर पंकज पेनुली, हम जब कहते हैं प्रायोरिटी की, जब हम बजट लेकर आते हैं तो उसमें प्रायोरिटी सेट होती है कि कहां आपको पैसा सबसे ज्यादा चाहिए होता है, बाकी चीजें उसको फॉलो करती हैं। लेकिन प्रायोरिटी में हम इस बार उम्मीद कर रहे थे कि आपदा से जुड़ी हुई कोई बात आएगी, और आपदा के नाम पे सिर्फ जोशीमठ हमें नजर आया, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अभी आंकलन नहीं हुआ है, इसका बहाना दिया गया या इसका हवाला दिया गया। आपको क्या लगता है प्रायोरिटाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे है प्रशासन? देखिए दिव्या जी, मैंने तो पहले ही बोला कि इस बजट की प्रायोरिटी 2024 का इलेक्शन है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कैसे अपने लोगों तक संसाधन पहुंचाए जाए और कैसे उनको मजबूत करा जाए। दूसरी बात रही, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि बजट सत्र में नहीं थे और दोनों अध्यादेश जो है पटल पे रखे। भाई साहब, ये लोकतंत्र है। जब हमारी एक सदन चुना हुआ सदन है और जब वहां पे सरकार है तो अध्यादेशों का काम नहीं होता है। अध्यादेश कब आते हैं? जब सदन न चल रहा हो और अति महत्वपूर्ण हो तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। जब अध्यादेश की इमरजेंसी प्रोविजन है संविधान के अंदर, अध्यादेश को आपका रेगुलराइज नहीं है। पंकज, आपने अध्यादेश की बात कही थी, मैंने अध्यादेश का अध्यादेश में जवाब मैंने दिया। कानून की बात करी, मैंने कानून की बात कानून करी, की बात की होती तो तब मैं मैंने कानून की करता। बात करी कि कानून यहाँ पे ये सदन के पटल पे होने चाहिए थे दोनों। राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षतिज आरक्षण और वो नकल विरोधी बिल, वाहवाही लूट ली भाजपा ने। पोस्टर बैनर लगा के करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है डीपीएसआर का, वो पैसा कहां गया? दूसरी बात, यहाँ पे जब हमारे ऊपर इतना बड़ा डेट है इस स्टेट के ऊपर 77,000 करोड़ के आसपास का, तो आज आप जो है 11,000 का और ला रहे हो। किस बात की डबल इंजन? किस बात के बोलते हो कि धामी को लाओ और मोदी और धामी की जोड़ी? किस बात का धाकड़ धामी? अगर वो केंद्र सरकार से मदद के तौर पे पैसा न लाया हो, ऐसी पहली बार तो नहीं है। उत्तराखंड में बहुत बार हुआ है, बहुत बार केंद्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड को। लेकिन पंकज जी, यहाँ पर तो वित्त मंत्री ने कहा है कि जो राजस्व का लक्ष्य रखा गया है उसमें 34% तो हम लोगों को मिल चुका है, ये अचीवमेंट है सरकार की। तो देखिए, तो फिर डेट क्यों बढ़ रहा है? अगर वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो डेट क्यों बढ़ रहा है? और अगर केंद्र सरकार मदद के तौर पे अगर 200, 250, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए दे दे स्टेट को, तो क्या स्टेट नहीं चल सकता है? जिस प्रदेश पे कर्जा है उस प्रदेश का अनुपूरक बजट 25% हाइक पे जाता है पिछले बजट से। तो ये कोई आम बात नहीं है। 10% आपने पिछली बार भी बढ़ाया था। पिछली बार का जो बजट था, इस बार के बजट में 10% का इंक्रीमेंट था, और अगर इस 11,000 करोड़ को जोड़ दे तो पिछली बार से 25% का हाइक है। 25% के हाइक के हिसाब से आपके रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने बढ़े? कितना इस जो आपने अभी रेवेन्यू का मॉडल दिया है, जो आपने 11,000 करोड़ दिए हैं, कौन से उससे आएंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट के अंदर है, और ये बजट क्लियरली 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए देखा गया है। अभी कह रहे थे कि आपदा नहीं आई, हिमाचल जैसी तो नहीं आई ना। ये तो हर साल का है। बाढ़ हर साल आती है, बिहार में हर साल कोसी जाती है, वहां तो सरकार उस हिसाब से प्रावधान करती है। और ये जो अभी बजट का जो प्रावधान है, जो सिमट के लिए कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़। और बजट कितने का है? बजट 11,000 करोड़ का है, मतलब 10%। और वो भी तब जब उस पूरे शहर को रिडेवलप करने की या वहां से शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, तब आपने 10% दिया है इस बजट में। तो ये सारी चीजें उसमें हैं। इस बजट को देखो, बजट लाना अच्छा है, लेकिन आप उस बजट को जस्टिफाई तो करें। इष्टवाल जी, जब हम इस सत्र की बात करते हैं तो इससे सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि आप सिर्फ बजट पेश करना चाहते थे, उसके अलावा जो है आपकी कल छुट्टी हो गई है, परसों तक अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं वो अलग बात है। और ये कहा जा रहा था कि 8 के बाद भी अगर पॉसिबल हुआ और ऐसी जरूरत आन पड़ी तो बढ़ाया जाएगा, जो मुश्किल कम ही लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मॉनसून सत्र का नाम पर देकर खाली अनुपूरक बजट पेश करने का बात हुई है? देखिए, स्टूडियो में आने से पहले तक अभी तक चर्चाएं चल रही थी। हो सकता है बजट 9 बजे तक भी जाए, 10 बजे तक भी जाए, अगर उन्हें परसों ख़त्म करना होगा तो हो सकता है। क्योंकि इस समय कांग्रेस ने साफ सीधे शब्दों में बोल दिया कि आप टाइम बढ़ाइए, 1 हफ्ता तक रखिए, 1 दिन का बजट सत्र क्या हो, क्या प्रदेश को देंगे, क्या हम प्रदेश के लिए, जनता के लिए चर्चा कर पाएंगे। और इस समय बड़ा अच्छा लगा कि विपक्ष ने बहुत स्मूथली
पूरा सदन चलने दिया। लेकिन सदन की गरिमा में जिन माननीयों को हम सदन में भेजते हैं, मुझे लगता है सीनियर जितने भी हमारे माननीय हैं, मंत्रीगण या विधायक जितने 2-3 टर्म से चुनाव जीत चुके हैं, इन लोगों को ये जो नए माननीय हमारे विधायक गण जाते हैं, इनको सदन में प्रवेश का कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि वो प्रवेश कैसे करते हैं। वो पीठ के प्रति उनका अभिवादन, एक सम्मान जो पीठ के प्रति होता है, वो सीखना मुझे लगता है कि माननीयों को अभी सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप अगर एक पंचायत आहूत करते हैं गांव में, तब भी तो कम से कम आप नमस्कार करते हैं बड़े सयानों को। सदन की पीठ के लिए जब सीनियर सर झुका के अंदर आ रहे हैं, तो उससे कुछ इन माननीयों को जानकारी लेनी चाहिए। रही बात जिन माननीयों को यही पता नहीं है कि सदन क्या है, सदन की बला क्या है, वो लोग बजट पे क्या कहेंगे और क्या कर पाएंगे, ये समझ से परे है। ये गलत बात है। 100 करोड़, ये गलत बात है। विपक्ष की बात 100 करोड़ आप इस तरीके से विपक्ष को वो नहीं कर सकते। मैं देखिए, विपक्ष की अगर बात- माननीय अरे- हैं वहां पे, वो जा रहे हैं, तो ये आप उनकी इंटेलेक्ट पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अरे क्यों? वो भी अपने उससे जीते हुए हैं, और उनको भी भाई सारा साहब, पूरा 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 हेलो, पूरा हेलो, गरिमा वहीं सदन चला क्या है। दूसरी यार? बात, पहला सदन नहीं है उनका, मैंने जो विपक्ष- आप उससे मैंने- पहले इंडक्शन होता है, इंडक्शन में सारी चीजें बताई मैंने जाती है। मैंने विपक्ष की बात की, मैंने हर माननीय की बात किसी की, भी सदस्य की हर माननीय की बात की। और ये एक परिपाटी है सदन को, सदन के अगर उसमें विधानसभा अध्यक्ष बैठा हुआ है सदन में, आप एंट्री कर रहे हैं, तो उनकी बगल से घुसने के लिए आपको सम्मानजनक तरीके से अंदर जाना ये पड़ता तो है। कॉन्डक्ट की बात है, ये तो कॉन्डक्ट की बात रही। मैं- लेकिन मैं- बात अगर हम कर रहे मैंने- हैं मैं सदन basically- का- बजट पे आप उसका नहीं बोल सकते कि बजट पे वो क्या बहस करेगा। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बजट पे क्या बहस कर बजट लेंगे? की बहस और ये कॉन्डक्ट की बात बहुत दोनों पोल अपार्ट है। ये दोनों कोई ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, कंडक्ट अलग बात हो गई है, लेकिन सर हम जब बजट में आते हैं, बजट की बात अगर हम करते हैं तो सत्र की बात होती है, क्योंकि जब आप डिस्कशन करते हैं 614 सवाल रखे गए थे। अब 2 दिन में पहला दिन तो चला गया, आज प्रश्नकाल था। आज के सिर्फ दिन आप कितनी भी लंबी चला लीजिए सत्र को, कितनी भी 10 बजे 11 बजे तक भी चला लीजिए, लेकिन 614 सवाल के जवाब तो नहीं मिलेंगे ना सर। वो तो कभी भी नहीं मिले आज तक की। जो 23 साल के राज्य में सवाल सैकड़ों लगते हैं, लेकिन जवाब कितनों के आते हैं? क्या भाजपा और क्या कांग्रेस? 310 को 58 में, नियम 58 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये सब जानते हैं, वो परंपराएं हैं। रही बात, पंकज बीच में कूद गए और उन्होंने बिना पूरी बात पूरा ध्यान ही क्या कहते हैं ठीक है, बदल दिया। ये आप विधायक बजट पे चर्चा करने की बात, क्या चर्चा करेंगे उस पे बात हो रही थी। आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ जोशीमठ के लिए दिया गया। क्या ये विधायक हमारे सरकार से ये पूछेंगे कि 100 करोड़ में इतना बड़ा जोशीमठ बसाया जा सकता है? आप 200 करोड़ तो आयुष्मान योजना के तहत पूरे प्रदेश के लिए रख रहे हैं। एक शहर क्या 100 करोड़ में बस जाएगा आपका? ये मेरा प्रश्न था। क्या ऐसे प्रश्न उठेंगे सरकार के माध्यम से? रही बजट अनुपूरक की बात, कि अनुपूरक 25% बढ़ गया, जैसे पंकज बता रहे थे कि 25% से ऊपर का बढ़ गया है। अनुपूरक हर साल आता है, और मैंने ये कह दिया था कि अनुपूरक इस बार बढ़ के आएगा। पहले ही मैं इसी HNN के चैनल में बोल चुका था कि अनुपूरक बढ़कर आएगा। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा था कि ये नदी नालों में बसने वाले लोग शायद भूल जाते हैं कि नदी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती, चाहे वो सूख जाए, लेकिन जब आती है तबाही मचा के आती है। ये बसाने वाले कौन है भाई? सरकारें बसाती हैं, राजनेता बसाते हैं, या हम खुद जाके बस जाते हैं? लेकिन इसमें पहाड़ भी- में तो कई ऐसी जगह हैं सर जहां पर बहुत समय से लोग कह रहे थे हम बहुत ही सेंसिटिव जोन में रह रहे हैं, हमें विस्थापित कर दीजिए, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उसके लिए क्या पहाड़ कहेंगे? पे तो भाजपा के साथियों ने ढूंढ ढूंढ कर लोगों की रोजी रोटी पे आघात करने का काम करा है। अरे हाईकोर्ट ने आदेश किया था, आप क्या शहर और पहाड़ के मानक एक रखेंगे? माननीय न्यायालय को, यही माननीय सही बात। न्यायालय को आप इसमें मैं भी समझाते, बिल्कुल, आपने पूरा पहाड़
जो हमारी लाखों वर्षों से रोजी रोटी थी, जिन्हें अंग्रेजों ने नहीं छीना, जिन्हें किसी भी सरकार ने नहीं छीना, दिव्यदर्शिनी, इन्होंने लोगों के घरों में जा जाकर पेट में लात मारने का काम किया है। अरे आप अब भी तो माने न्यायालय ने संज्ञान लिया, आप संज्ञान लेते, आप बताते न्यायालय को सरकार सोई हुई थी। पुष्कर सिंह धामी जब सब कुछ उजड़ गया तो एक बयान जारी करते हैं कि किसी को अधिकारी प्रताड़ित नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में रिवर्स माइग्रेशन हुआ, आपके पहाड़ विरोधी मानसिकता के आपने लोग हैं। माइग्रेशन फिर करवा दिया, आप पहाड़ क्योंकि विरोधी जो बड़ी मानसिकता मुश्किल की सरकार से चला रहे रोजी हैं। रोटी चला रहे ये थे। भ्रमित करने वाले लोग हैं ठीक और है सर। निरंतर दिव्यदर्शनी ये चुनाव में रहते हैं। ये बजट 24 के चुनाव को लेकर बनाया गया है। ठीक है। अब इष्टवाल जी, जब हम कहते हैं 2022-23 के अनुपूरक बजट की बात की जाए और इस बार की बात की जाए तो केंद्र पोषित योजनाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। जो उसका बजट है, बाह्य आयातित जो योजनाएं हैं उनमें भी ज्यादा हुआ है। नाबार्ड में भी बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है इस बार बजट में। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इस बार किया है? पहले जो कम था इस बार ज्यादा हो गया है, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि इतना ज्यादा बजट का प्रावधान आपको इस बार करना पड़ा है? देखिए, केंद्र पोषित में 3000 करोड़ का हुआ, नाबार्ड से आया 286 करोड़। मैंने पहले भी कहा कि जो पहले सिर्फ चुनावी- 40 करोड़ था सर। हाँ। पहले सिर्फ 40 करोड़ अब था। 286 करोड़ हो गया नाबार्ड का। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस जो अनुपूरक बजट लाया जाएगा ये सिर्फ विकास योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए लाया जा रहा है या फिर चुनावी बजट आ रहा है। ये भाजपा अपने आप को लाभान्वित करने का है। सच्चाई ये है भाजपा अगर बजट कि बढ़ेगा ये तो- इसमें मैंने पहले भी चर्चा की थी। कैग की रिपोर्ट में 34% जो आप बोल रही है लाभांश दिखाया गया है। वो लाभांश जमीन में कहाँ है उसका भी कहीं चर्चा तो होनी चाहिए। क्या हमारे माननीय उस लाभांश पे चर्चा करेंगे कैग की रिपोर्ट पे? मेरा ये मानना है। आपने 3530 करोड़ राजस्व हानि के लिए, राजस्व को रीडेवलप करने के लिए, जो खेत बह गए, वो सारा जितना भी सिस्टम इस समय आपदाओं में गया है उसको लाने के लिए किया है। उसमें से 100 करोड़ आप हटा दीजिएगा तो सिर्फ 100 करोड़ 3,000-3,500 करोड़ में आपने 100 करोड़ सिर्फ जोशीमठ के लिए, जिस जोशीमठ में इतनी मोटी मोटी दरारें सबने देखी हैं। आने वाले टाइम पे एक विस्फोटक स्थिति में जोशीमठ है और ऐसे जाने कितने पहाड़ के गांव हैं जो विस्थापन की मांग को लेके रचे बसे हुए हैं लेकिन अभी विस्थापित नहीं कर पाए। क्या यहाँ का अधिकारी वर्ग इतना निर्लज हो गया है कि वो मंत्री संतरी योजनाओं की कोई मतलब नहीं उन्हें? भाई आप कार्य करने के लिए अगर यहाँ प्लानिंग के लिए आप बिठाए गए हैं तो वो प्लानिंग वैसे ही हो रहा है जैसे अभी उमेश कुमार अपना वो ब्यौरा दे रहे थे सिंचाई विभाग वाला कि 22 करोड़ के तटबंध बने थे और 22 करोड़ में 22 पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कागजों में हुआ। पूरा मंत्रिमंडल संता और खुद सतपाल महाराज इस बात को देख के आवाक से थे कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल सर। हमारे तो पास जो जब रिपोर्ट आई है, जो अधिकारी जिनको ये काम दिया जाता है कि आप ये पूरा मॉनिटरिंग करें, अगर वो नहीं करते और विधायक आके ये बोलते हैं कि इतना है आंकड़ा, तो वाकई शर्म की बात है कि फिर तो विधायकों को दे देना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, आप खुद ही मॉनिटरिंग करके जो है आंकड़ा पेश कर दीजिए। हम जब कहते हैं जनता अनुपूरक बजट, जब हम बात करते हैं तो जनता की निगाहें टिकी रहती है बजट सुनकर कि हमारे लिए कुछ आएगा। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की घोषणा में से, उसमें से एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर घोषणा की गई है। उसके अलावा बाकी सब जनजातीय संस्कृति और इन जनजातीय मुद्दों से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जनता कहाँ है जो धरातल पर, अगर चुनाव भी है तो फिर जनता तो वोट देगी। मैं इसी बात को लेके आश्चर्यचकित था कि जनजातीय ये बनेगा, जनजातीय पे 100 करोड़, 1 करोड़ एक में जनजातीय स्पोर्ट्स के लिए 1 करोड़ उसमें। भाई जनजातीय ही है क्या? उधम सिंह नगर में तो जनजाति है जहाँ से चुनाव नहीं, होते हैं। आम आदमी कहाँ है? आम आदमी के लिए क्या है आपके पास? तो बीजेपी का संपर्क यहाँ पे हमसे टूट गया है, बीजेपी हमारे साथ अब नहीं है। सवर्ण वर्ग ही ठगा जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता कि आपने प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें भी आपने 90% वाला की जगह 34% को जो आरक्षण की श्रेणी में है उसको प्रेफरेंस देके वहां जॉब दे दी। अब जो योजनाएं हैं उसमें भी जनजातीय या फिर वो अनुसूचित जनजातीय
ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए योजना है क्या? ये लोक लुभावने वादे सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं? बिल्कुल। मारा कौन जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है संदीप चमोली जी, जब हम ये कहते हैं विपक्ष आवाज उठा रहा है, चाहे वो निर्दलीय विधायक ही क्यों ना उमेश कुमार जैसे और कांग्रेस, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि हम ये देखते हैं कि जिसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो क्या इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि आप लोग प्रायोरिटी देना सीखिए पहले? सबसे पहले तो ये बजट को अनुपूरक बजट हम लोग ना कहें, इसे भाजपा का पूरक बजट कहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे बीच आज जिस बेबाकी से सरकार के कान खींचने के काम कर रहे हैं, उससे आज मैं बहुत प्रसन्न। आज सरकार की जितनी कमियां थी लंबे समय बाद बड़े भाई द्वारा गिनाई गई, आज निश्चितता ही आज बड़ा अच्छा लगा और उनका जो ज्ञान है उसे हमें भी सुनने का अवसर मिला। बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का है, कितने बड़े बड़े वादे पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी एक तस्वीर भाजपा ने अपने पेज पे डाली थी और कहा था कि माननीय मोदी जी से आग्रह किया गया कि जोशीमठ के बारे में सोचें। लंबा आग्रह हो गया, वो लंबा आग्रह हो गया। और एक बहुत बड़ी बात मैं दिव्यदर्शनी आपको कहना चाहता हूं कि हम डबल इंजन की बात करते हैं। मैं बहुत देर में समझा कैसा डबल इंजन होता है। एक रेल के पायलट द्वारा मैं स्पेशल पूछने गया तो उन्होंने बताया जी डबल इंजन तब लगता है जब एक इंजन काम नहीं करता है। तो हमारे राज्य के लोग अब समझेंगे कि ये डबल इंजन इसलिए लगा है कि एक इंजन हमारा खराब हो चुका है। आप इस पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो जो ठिकाने लगाने का काम जो पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं उस पूरे बजट में, और निश्चितताई अफसरशाही इतनी हावी है, इतनी हावी है, कमीशन का खेल इतना हावी है, इतना हावी है। आप जनजाति का विकास करिए, वो हमारे पिछड़ा वर्ग है, अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ण भी इस राज्य में रहते हैं, ओबीसी भी इस राज्य में रहते हैं, एससी भी इस राज्य में रहते हैं। मात्र उधम सिंह नगर को देख के अगर आप कोई योजना बनाएंगे तो उससे हमारा प्रदेश का युवा बहुत आहत होगा, बहुत ही आहत होगा। और डॉक्टर पैनोली द्वारा जो बात कही उस बात को मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आप अध्यादेश के सहारे राज्य नहीं चला सकते, कितना ठगेंगे लोगों को। नकल विरोधी कानून को निश्चित मानिए भाजपा का हर युवा साथी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो बेरोजगार हैं, हर युवा साथी गली मोहल्ले में झंडा लेके चल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी, ये धामी, वो धामी। क्यों भैया राज्य में ऐसा हो रहा है? आप बताइए ना, क्यों राज्य में ऐसा हो रहा है? इनको जब फटकार लगी जोशीमठ में तो बजट में देखा गया, फटकार लगाई है जोशीमठ के लिए, और अभी तक जोशीमठ के लिए कोई ठोस नीति सरकार द्वारा प्रदर्शित नहीं की गई है। और आप क्या कर रहे हैं? आप पूरा हरिद्वार बाढ़ से लबालब हो गया, 80% हरिद्वार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये कहते हम आकलन नहीं कर पाए। और निश्चित मानिए 1200 रुपए दे रहे हैं जिसकी जमीन बही है, जिसके मकान में आपदा है उसे 2500 रुपए दे रहे हैं। ये दर्शनी कितना व्यवहारिक है। 2500 रुपए, 2500 रुपए में अगर आप घर का मलबा भी निकालेंगे तो मजदूर 2500 में आपका मलवा नहीं निकालेंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पैनोली आपके पास आऊंगी। जब हम बजट की बात कर ही रहे हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, क्योंकि जनता इस स्टेट में जो है सब समान है, लेकिन अगर सुना जाता है कि जोशीमठ के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, और जहां पर आपदा आई हुई है, जो लोग बेघर हो गए हैं उनको जो है 2500 का चेक दे दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि फिर जनता को ये लगेगा कि आप प्रदर्शन ही कर लीजिए तो शायद पैसे मिल जाएंगे, जितनी आवाज बुलंद करो तो शायद हमारे लिए कोई सोचेगा? दिव्या जी देखिए कितना बड़ा मजाक है इस प्रदेश के साथ कि आप एक अनुपूरक बजट लेके आते हो 11,000 करोड़ का, और एक जो शहर जिस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आके बड़ी बड़ी बातें करी, मोदी ने 24 घंटे में संज्ञान लिया, अमित शाह ने ये करा वो करा, उन्होंने बहुत बड़ा उसका एक हाइप बनाया और वहाँ पे गए, जोशीमठ में रहे, उसके लिए केवल आपने 100 करोड़, केवल 100 करोड़, और वो भी वही केवल खाना पूर्ति के लिए, जिसमें आप सर्वे करोगे, जिसमें आप प्लानिंग कमीशन को दोगे, एक कमेटी बनाओगे, उसके खर्चे में वो खत्म हो जाएगी। जोशीमठ को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मैंने जैसे पहले भी बोला, ये अपने चहितों को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि वो 2024 में इनको लाभ पहुंचा सके,
इसके लिए बजट है। वो भी हर कोई एक चीज को देखता है ना, हर घर में भी जब आप अपना बजट बनाते हैं, जब आपको एसी खरीदना होता है, जब आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी होती है, जब आपको फ्रिज खरीदना होता है या एलईडी खरीदना होता है, तो आप पहले देखते हो कि मेरे पॉकेट में कितना है, क्या ये ईएमआई में दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, क्या ये मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, इससे मेरे अगले महीने का बजट तो नहीं गड़बड़ा जाएगा। उस प्रदेश में एक चीज सिंपल सा बताइए ना, 20-25% का हाइक, या तो हिमाचल हो तो हम समझ सकते हैं कि भैया इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, ये आ गई, वहां है, केदारनाथ जैसी आपदा हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जहां आपदा आई जोशीमठ, वो तो नेग्लेक्ट हो गया। और एसटी जो है, एसटी के लिए आपने इतना बड़ा बजट का प्रावधान कर दिया। भैया वो इग्नोर में नहीं है प्रदेश के अंदर, उनको ऑलरेडी एक सर्टेन % ऑफ रिजर्वेशन मिलता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में SC ST के छात्रों को अलग से वजीफे दिए जाते हैं। जो किसी ISC और PCS की तैयारी करती है उसके लिए 50-50 हजार का प्रावधान है, ऑलरेडी है। अब खेल में भी दोगे, शादी में भी दोगे, इसमें भी दोगे, उसमें भी दोगे। और ये वही भाजपा है जो बोलती है फ्री की रेवड़ी। अगर ये फ्री की रेवड़ियां बोलती हैं किसी कॉमन यूटिलिटी को, नेसेसिटी यूटिलिटी में अगर कोई सरकार छूट देती है, अगर उसको ये रेवड़ियां बोलते हैं, तो अभी जो ये बजट आया ये क्या है? ठीक है। दूसरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना, कमेंट की ओर बढ़ूंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और शॉर्ट में प्लीज आप लोग फाइनल कमेंट दीजिए कि आखिर क्या लगता है इस अनुपूरक बजट का आने वाले समय में क्या असर देखने को मिलेगा। ईस्टवाल जी आपसे शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। 11,321 करोड़, यकीन मानिए ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा इसलिए 6 महीने हैं और 6 महीने में ये बंटेगा क्योंकि चुनाव जीतना है। और भाजपा इस सब के लिए विश्वविख्यात है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ती है और किस तरह से जीत हासिल करती है। ठीक है, डॉक्टर पेनुली आप क्या कहेंगे शॉर्ट में? देखिए दिव्या जी, ये सरकार जो है ये बजट अपने 2024 के जीतने के लिए लाई। और जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आज मैंने केवल उन्हीं का क्लिप देखा था बजट सेशन में, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री लड़खड़ा रहे थे, जिस तरीके से ये नहीं बता पा रहे थे कि सरकारी उसमें हमने कितने बेड एलोकेट कर रहे हैं और प्राइवेट के कितने बेड को हमने ऑक्यूपाई करा है, जिस तरीके से उपनेता सदन ने और बाकी कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता थे, जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की बात करी, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, शायद सरकार का डर है कि अगर यही रहा, जैसे उमेश कुमार ने सतपाल महाराज को घेरा, वो डर है कि सरकार की पोल खुल जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको रैप अप करो, अपने मतलब की जो चीज है उसको निकालो और 24वां में इलेक्शन कैसे जीतेंगे, कैसे हम अपने चहेतों को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, संदीप चमोली जी शॉर्ट में फाइनल। निश्चित ही दिव्य दर्शनी, आज ये बजट सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में लोगों को निराश किया होगा तो जोशीमठ के लोगों को निराश किया होगा। जोशीमठ का एक किसी गांव का विस्थापन नहीं करना है, जोशीमठ हमारी आर्थिक की एक बहुत बड़ा केंद्र था। प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर वहां अपने रोजगार के साधन जोड़े थे। उस साधन को अगर आप मात्र इतने कम पैसे में अगर आप उसको कर पाएंगे तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि गांव का विस्थापन नहीं है, वहां साथ साथ रोजगार का विस्थापन भी होगा। और निश्चित ही सरकार को जो आपदा इन 3 माह में इस राज्य में आई है उसके बारे में न सोचना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित ही ये बजट जो है ये चुनाव को लेकर लाया हुआ बजट है। और निश्चित ही राज्य की जनता अब इनके जो ये चुनावी हथकंडे हैं दिव्यदर्शनी, इनको समझ चुकी है। बिल्कुल, भाजपा हमारे साथ फाइनल कमेंट तक नहीं जुड़ी हुई थी। हम यही उम्मीद करेंगे इस डिस्कशन के बाद कि जो ये आंकड़ा है 11,321 करोड़ का, ये सिर्फ आंकड़ा ना रह जाए, जिस चीज़ के लिए एलोकेशन होना है उसके लिए एलोकेट किया जाए। क्योंकि अगर ये पैसा सिर्फ कागजों में नज़र आता है तो वाकई जनता के साथ छलावा है और शायद इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। तो ये समय वो है जब आप अनुपूरक बजट पेश करते हैं तो उसे सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए ताकि जनता का भी भला हो और आपको भी उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।